गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं एंड बोथ दी क्वेश्चंस आर फ्रॉम एसएस क्रोटो बुक। और इस वीक में हो सकता है कि मैं आपको कुछ और टिप्स दूं और वो जो टिप्स हैं वो स्पेशली जो एकदम एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला होता है और हमें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, उनसे रिलेटेड होंगे। वो मैंने अपने अनुभव से, जब मैंने जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है, जिनकी अच्छी रैंक्स आई है, जिनकी अच्छी रैंक्स नहीं आई है, जो आईटी में सेलेक्ट ही नहीं हो पाए हैं, उन सभी के अनुभव से इकट्ठे किए हैं। जो सेलेक्ट नहीं हो पाया है उसने किस तरह की गलतियां करी थी, ताकि मैं बता सकूं आप बच्चों को कि वो गलतियां हम ना करें। जो सेलेक्ट हुए हैं, जिनकी अंडर 10 रैंक आई है, जिनकी 20 में रैंक आई है, जिनकी 50 में रैंक आई है, जिनकी 100 में रैंक आई है, उन्होंने ऐसी क्या खास बात की थी, किस तरह से तैयारी करी थी कि उन्होंने वो एक अच्छी रैंक को लेकर के आए। तो इस तरह के जितने भी टिप्स हैं वो मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो बनाकर आपको दूं। हालांकि टाइम टू टाइम मैंने इस तरह के बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और वो यदि आप इस चैनल को खंगालेंगे तो लास्ट ईयर के जो टिप्स हैं, लास्ट मोमेंट टिप्स हैं, मोरलेस वो सारे टिप्स उनके अंदर आपको मिल जाएंगे। आप उनको भी देख सकते हैं और जो नए टिप्स, जो नए सिरे से मैं आपको टिप दूंगा, आप उनका वेट भी कर सकते हैं। सो आई एम स्टार्टिंग विद दिस फर्स्ट क्वेश्चन विच इज़ अ फैंटास्टिक क्वेश्चन फ्रॉम रिलेटिव वेलोसिटी। और इसमें जब ये क्वेश्चन एंड होगा तो इसमें मैं आपको कुछ 2-3 टॉपिक्स और बता दूंगा रिलेटिव वेलोसिटी के, जो आपको मस्ट रिवाइज है, मतलब आपको रिवाइज जरूर करने चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक से है। तो जो बच्चे अभी 12th में हैं, जिन्होंने अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ भी लिया है, वो भी अपनी नॉलेज को चेक कर सकते हैं। और एक ट्रिकी क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन हर एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पे एमसीक्यू बन सकते हैं, इन पे इंटीजर बन सकता है, मतलब कह सकते हो वर्सेटाइल है। इस पे मैं कॉम्प्रिहेंशन बना सकता हूँ, मैथ दी कॉलम बना सकता हूँ। थोड़ा सा वेराइटी दे करके मैं इसको बहुत अच्छे क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। सो वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। The slopes of the wind screens of two motor cars are beta 1 and beta 2 respectively. At what ratio v1 by v2 of the velocities of the cars will their drivers see the hailstones bounced by the windscreen of their cars in the vertical direction? इसमें बच्चों एक चीज नोटिस करो, hailstones are falling vertically and दूसरी ये तो हो गया वर्टिकल, लेकिन उसमें जो लिखा हुआ है वो ये है कि विद रेस्पेक्ट टू ड्राइवर्स हेलस्टोन्स आर रिबाउंडिंग वर्टिकली, यानी ड्राइवर के रिलेटिव वो जो हेलस्टोन है वो वर्टिकल डायरेक्शन में रिबाउंड करता है। इसका क्या मतलब है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो कार है उसका विंड स्क्रीन मैंने इस तरह से बनाया। मैंने एक जेनरिक एंगल ले लिया बीटा, बाद में बीटा की वैल्यू डाल दूंगा, बीटा 1 और बीटा 2। ठीक है। मान लीजिए कि हेलस्टोन जो है वो ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में गिर रहा है एंड अज्यूम कर लो उसकी वेलोसिटी को v0 मैंने मान लिया। कार वाज मूविंग विद वेलोसिटी v। ठीक है। अब मैंने कार को रोक दिया तो कार की जो वेलोसिटी है विद रेस्पेक्ट टू कार, द वेलोसिटी ऑफ हेलस्टोन विल बी वेक्टर एडिशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ हेलस्टोन प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ कार विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। माइनस मतलब मैंने डायग्राम में उल्टा करके उसको बना दिया, आप देख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, इन दोनों का मिला के जो वेलोसिटी आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। हेलस्टोन कार की विंडस्क्रीन से जाके टकराएंगे और उसके बाद 90 डिग्री पर, 90 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल यानी वर्टिकल डायरेक्शन में रिबाउंड करेंगे। अब मैं एक नॉर्मल बना देता हूँ दूसरे मार्कर का इस्तेमाल करके, दूसरा और पतला। ये जो ब्लू मार्कर से बना है ये नॉर्मल है। अब देखो बच्चों, ये वाला एंगल जो है ये बीटा, ये 90 माइनस बीटा है। सो दिस एंगल इज बीटा एंड दिस एंगल इज ऑल्सो बीटा। ठीक है। अच्छा, ये जो एंगल अल्फा है, ये एंगल हम ढूंढ सकते हैं। आई कैन राइट 10 अल्फा इज इक्वल टू v0 डिवाइड बाई v। 10 अल्फा में अल्फा जो है वो है नेट वेलोसिटी का v के साथ, ये डायग्राम में जो आपको v दिखाई दे रहा है इसके साथ बनाया गया एंगल है। आप एक काम करें, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और ड्रॉ करें, इससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी।
दिस एंगल इज ऑल्सो अल्फा एंड दिस एंगल इज बीटा। ये बीटा कैसा है, ये जेड बन गया, पैरेलल लाइंस है ना दोनों। आप कह सकते हो 2 टाइम्स बीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो आई कैन राइट अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस 2 टाइम्स बीटा। You have two different values of beta, so I can write 10 alpha 1 divided by 10 alpha 2 is equal to cot 2 beta 2, cot 2 beta 1 divided by cot 2 beta 2। अब देखो बच्चों 10 अल्फा जो है वो है v नॉट डिवाइड बाई v। एक केस में वेलोसिटी v1 है, दूसरे केस में वेलोसिटी v2 है। सो आई कैन राइट v2 बाई v1 इज इक्वल टू cot 2 बीटा 1। बीटा 1 30 डिग्री है, cot 2 बीटा 1 मतलब हो गया cot 60 डिग्री विच इज 1 बाई रूट 3। cot 2 बीटा 2 यानी कि हो गया cot 30। cot 30 इज 1 बाई 10 30, राइट। 1 बाई 10 30 इज रूट 3। अच्छा यार ये तो मैंने पूरा लिखा ही नहीं। इंटू v2 डिवाइड बाय v1 इंटू v2 डिवाइड बाय v0। ये पलटी मार के जाएगा ना, v0 से v0 कैंसिल हो गया। सो आई गेट v2 डिवाइडेड बाय v1 इज इक्वल टू 1 बाई 3, बट आई वांटेड टू कैलकुलेट v1 डिवाइड बाय v2 विच विल बी 3। अब ये जिस ज़माने में सब्जेक्टिव एग्ज़ाम हुआ करते थे उस ज़माने में ओलंपियाड का क्वेश्चन है और इसका आंसर इंटीजर में है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब इसमें जैसे आपसे कुछ चीज़ें और भी पूछी जा सकती थी। v1 v2 का रेशो पूछ लिया, या v0 देकर v1 की वैल्यू पूछ ली, v2 की वैल्यू पूछ ली। बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चन इसमें बन सकते थे। लेकिन इसमें एक चीज़ है जो मैंने आपको बोली नहीं। यहाँ पर जो कोलिजन है वो एक तो इलास्टिक है। इसमें इलास्टिक लिखा है क्या? लिखा नहीं है। तो वी आर अज्यूमिंग दैट द कोलिजन इज इलास्टिक, नंबर 1। नंबर 2, हम लोग अज्यूम करके चल रहे हैं कि देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन hailstone and screen. There is no friction between hailstone and screen. इसीलिए फिर मैं ये बीटा बीटा एंगल को इक्वल मान सका, अदरवाइज मैं कैसे मानता। तो यहाँ पर ये दो बातें यहाँ पर ऑलरेडी हमने मान ली है कि एक तो कोलिजन को इलास्टिक मान लिया, नहीं दे रखा था इसलिए। दूसरा हमने मान लिया देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन hailstone एंड स्क्रीन, क्योंकि अगर फ्रिक्शन होता तो वो स्क्रीन के टेंजेंशियल वाले वेलोसिटी को चेंज कर सकता था। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, क्वेश्चन नंबर 3.4। इसमें दे रखा है द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ हेमीस्फीयर एट इट्स सेंटर इज ई नोट। अब मैं तो ये कह रहा हूँ ये ई नोट निकाल दो, ये अपने आप में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हेमीस्फेरिकल यूनिफॉर्मली चार्ज शेल एट द सेंटर ऑफ शेल। ये खुद अच्छा क्वेश्चन है। पहले हम ये क्वेश्चन करते हैं। मान लो आपके पास एक हेमीस्फीयर है, पहले हेमीस्फीयर बना लेते हैं। चलो मिटा ही लेते हैं इसको, यहाँ से एक लाइन बना लेते हैं तो हो गया। दूसरे कलर से बनाते हैं, दिखेगी नहीं, आधा बनाने में सीख ली मुझे। तो ये हेमीस्फीयर है एंड दिस हेमीस्फीयर इज यूनिफॉर्मली चार्ज। अरे यार मैं मिटा रहा हूँ और तुम वापस आ रहे हो। पूरा मिट गया, बाहर में जाए। मैं खुद ही बना लेता हूँ ऐसा हेमीस्फीयर बिना किसी टूल के। टूल का यूज़ कर रहा था मैं। सो यू हैव ए हेमीस्फीयर एंड यू वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर। यहाँ से थीटा एंगल पे जाते हैं, डी थीटा का एलिमेंट लेते हैं। वो जो एलिमेंट होगा दैट विल बी रिंग एंड लेट मी फर्स्ट कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दैट रिंग एट द center of hemisphere. So if this angle is theta and this angle is d theta is a very small element.
So I can write electric field intensity due to elementary ring, which is K into 2 pi r cos theta into r d theta into sigma into x. x होगा r sin theta. फॉर्मूला होता है KQX डिवाइड बाय r स्क्वायर यानी रेडियस स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2. सो r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा टू द पावर 3 डिवाइड बाय 2. यू इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 टू π/2. आपको ई नोट मिलेगा और ई नोट की वैल्यू आने वाली है सिग्मा डिवाइड बाय 4ε0. इसको याद भी रखा जा सकता है, मतलब याद रखना कोई बुराई नहीं है. अगर इस तरह की सेमी स्टैंडर्ड फॉर्मूला बोल सकते हो आप इसको. आधे स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड है. एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपको, आप करना आप चाहें तो. Repeat the question. If it is a solid hemisphere having uniformly distributed charge density rho, तो उसको रिपीट करना और आप सोचना कि क्या सेम टू सेम क्वेश्चन उसमें बन सकता है. हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, फिर जब एक क्वेश्चन होगा तो इसमें मैं आपको एक दो चीजें बताऊंगा. सो यू वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस पोर्शन. ये जो पोर्शन है अल्फा एंगल का सेक्टर है हेमिस्फीयर का, इसका आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है. ठीक है, और क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं, एक बार स्क्रीन पे फिर दिखा देता हूं. चलिए, तो ये डायग्राम मैंने बनाया था पर अब इसकी जरूरत महसूस नहीं हो रही. अभी मेरे को जो डायग्राम चाहिए वो वापस वही वाला चाहिए. देखो बच्चों, ये हेमिस्फीयर है और मैं इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू बना रहा हूँ. एंड यहाँ पर एक पोर्शन है अल्फा एंगल का जिसका मुझे फील्ड चाहिए. तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे पता है बिकॉज ऑफ सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस पोर्शन दैट वी वांट टू कैलकुलेट E विल बी अलोंग द एंगल बाइसेक्टर ऑफ दैट पोर्शन. जो दूसरा वाला पोर्शन है ना, उसका एंगल बाइसेक्टर ये होगा. थोड़ा सा उसको मैं पीछे बढ़ा देता हूँ. एंड दिस एंगल इज 90 minus alpha by 2 and this angle is alpha by 2. This complete angle is alpha and this half angle is alpha by 2. This complete angle is 180 minus alpha and that half angle is 90 minus alpha by 2. मान लेता हूँ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E प्राइम है. आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है और हमको पता है इसका रिजल्टेंट जो है वो नीचे की तरफ आता है, नीचे यानी कि वर्टिकली डाउनवर्ड आता है. दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज E नॉट. ओके, दिस एंगल इज अल्फा बाई 2 विच आई एम शोइंग यू. सो दिस इज 90 माइनस अल्फा बाई 2. सो आई कैन इजीली राइट E नॉट साइन E नॉट कॉस 90 माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू E. देखो ध्यान से, ये वाला जो एंगल है ये क्या है, 90 माइनस अल्फा बाई 2. So I can easily calculate E, which is E naught sin alpha divided by 2. खट से मैंने E निकाल लिया. कोई मेरे से पूछे बचे हुए पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो वो होगा E प्राइम दैट विल बी इक्वल टू E नॉट कॉस अल्फा बाई 2. तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि अल्फा और 180 माइनस अल्फा वाले सेक्शन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो होगा E अपॉन E प्राइम दैट विल बी 10 अल्फा बाई 2. मैं आपसे बोला था ना, इसमें बहुत सारी चीजें जानने की सीखने की है. जैसे क्या हमको E नोट पता है, क्या आपने E नोट कैलकुलेट करना सीखा है? तो उसका अभी मैंने आपको जवाब दिया, यस वी कैन कैलकुलेट E नोट. फिर क्या हम किसी सेक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं? तो आप अभी देख सकते हैं किसी भी सेक्टर का आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं. हर सेक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड उसके एंगल बाई सेक्टर के अलोंग होगा. अल्फा वाले का भी निकाल लिया तो 180 माइनस अल्फा वाले का भी निकाल लिया. और इंटरेस्टिंग बात है कि उनका जो रेशियो है वो अल्फा की टर्म में निकाला जा सकता है. अब देखो, इससे जुड़ी एक छोटी सी बात और देखते हैं. सोचो अगर 3 बराबर हिस्से कर दिए जाए एक हेमिस्फीयर के. ये आपका हेमिस्फीयर है और उसके 3 बराबर के हिस्से कर दिए जाए. 3 बराबर के हिस्से मतलब हर हिस्सा कितने कितने एंगल का होगा आप बताओ. हेमिस्फीयर है ना, तो हर हिस्सा जो है वो 60 डिग्री का हुआ. अब इंटरेस्टिंग बात देखो आप, हमारे फॉर्मूले से एक हिस्से का इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा था E नॉट
साइन अल्फा बाई टू यानी 30 डिग्री, यानी कि कितना आ रहा था ई नॉट बाई टू। इसका मतलब हर एक का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पूरे वाले के इलेक्ट्रिक फील्ड का आधा होगा। अभी कितना प्यारा क्वेश्चन है। प्यारा कैसे है, आपसे कोई पूछ सकता है हेमिस्फीयर और 60 डिग्री वाले सेक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशो बताओ, तो इट विल बी 2। या इसी चीज को हम एक और तरीके से निकाल सकते थे, क्योंकि इन सबका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इनके एंगल बाइसेक्टर्स पे आने वाला है। मान लेता हूं वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई डबल प्राइम है, तो जो सबसे मिडल वाला पोर्शन है उसका ई डबल प्राइम आ गया, जो इधर वाला पोर्शन है राइट वाला उसका ई डबल प्राइम इधर आएगा, और जो लेफ्ट वाला पोर्शन है उसका ई डबल प्राइम। अरे यार अच्छी हैंड राइटिंग में लिखते हैं, चलो उसका ई डबल प्राइम इधर आएगा। अब आपके पास 3 ई डबल प्राइम है एंड दिस एंगल इज 60, दिस इज ऑल्सो 60, सो यू कैन राइट ई डबल प्राइम प्लस 2 टाइम्स ई डबल प्राइम कॉस 60 इज इक्वल टू ई नॉट। मैं ई डबल प्राइम निकाला था मैंने, so this is the way I can calculate E double prime which is E naught by 2. This is alternate method. लेकिन हम लोगों ने तो क्या जनरल फॉर्मूला एक तरह से निकाल लिया। आप इस तरह के किसी भी स्फेरिकल सेक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन और छोटा सा पूछता हूँ। मान लो एक हेमिस्फीयर है ऐसा, एक तो क्या हेमिस्फीयर अच्छे बनाना बहुत जरूरी है फील्ड लाने के लिए, कोशिश तो कर रहा हूँ पर कभी कभी वो इलिप्सॉइड बन जाता है। हाँ अब देखो बच्चों, यहाँ पर सपोज करो एक इस तरह से किसी ने बोला कि जो चार्ज है ना वो केवल इसी रीजन में है, ठीक है, इसी रीजन में चार्ज है, दिस इज थीटा नॉट, ठीक, इस रीजन में, बाकी रीजन में कोई चार्ज ही नहीं है, तो बताओ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो एक तरह से जनरलाइज हो गया ये। हर इस तरह के पोर्शन का आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो जो आपने अभी मेथड सीखा उसकी मदद से। कैसे कैसे कोई लिख सकता है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो उस तरह का नहीं है। आप दिमाग लगाओ और सोचो क्या हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं, ये आपके लिए सोचने के लिए है। दूसरा क्वेश्चन, मान लीजिए कि ये जो हेमिस्फीयर है ये होलो नहीं है, ये सॉलिड हेमिस्फीयर है, और सेम सिचुएशन इसमें भी आ गई। दिस टाइम इट इज अ सॉलिड हेमिस्फीयर, इट इज यूनिफॉर्म हैविंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज एंड सिमिलर जो वहाँ पर मैंने केस बनाया था वैसा केस यहाँ पर भी बना दिया, वैसा ही एक पोर्शन काट दिया अल्फा एंगल का। नाउ यू ट्राई टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर दिस। कैन यू कैलकुलेट? इफ यू कैन कैलकुलेट देन डेफिनेटली पोस्ट योर आंसर इन दी कमेंट बॉक्स, और अगर आपको नहीं आता तो किसी न किसी दिन मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, आप उससे सीखेंगे और उसको अप्लाई करेंगे। टिल देन, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच, स्टे इन टच।